हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की जो हमने क्लासेस शुरू करी है उसके अंदर यह हमारी क्लास नंबर 4 रहेगी। ऑलरेडी 3 क्लासेस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी गई है और उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप पहले वो तीनों लेक्चर सुनना, उसके बाद ये लेक्चर सुनना ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। और वीडियो के दौरान अगर कोई भी ऐड आती है तो प्लीज़ उस ऐड को देख लिया करो, क्योंकि अगर आप वो एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो उससे हमें थोड़ा बहुत रिवेन्यू मिलेगा, जिसके कारण जो ये नोट्स वगैरह है, जो पीडीएफ है, वो बनाने के अंदर हमें थोड़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि आपको भी पता है अगर आप लोगों की जॉब लग जाएगी तो आप लोगों को सैलरी मिलेगी, उसी के लिए आप तैयारी कर रहे हो। उसी प्रकार अगर कोई भी इंसान काम करेगा, कोई पीडीएफ बना के देगा तो वो फ्री में बना के नहीं देगा, उसके लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं, वीडियो अपलोड करने के लिए भी एक्सपेंसेस आते हैं। तो प्लीज़ जो भी ऐड आती है उनको आप देख लिया करो, इससे आपका भी कुछ भी नहीं जाएगा लेकिन हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो आज हमारी क्लास नंबर 4 है। पहले आप क्लास नंबर 2 और 3 जरूर देखना ताकि एक लिंक बने और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। क्लास नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार बंगाल का गवर्नर बना था, गवर्नर जनरल बना था। उसके बाद क्लास नंबर 2 में हमने 1857 की क्रांति की थी और क्लास नंबर 3 में भी हमने 1857 की क्रांति जो थी वो असफल हो गई थी और उसके क्या क्या कारण थे वो हमने सारे डिस्कस किए थे। आज का जो इम्पोर्टेंट लेक्चर रहेगा वो रहेगा 1858 का भारत शासन अधिनियम, जिसको बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 में भारत शासन अधिनियम क्यों आया? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, चार्टर एक्ट भी आए थे, बहुत सारे एक्ट आए थे जो किस लिए आए थे? ये जितने भी एक्ट थे ये किस कारण आए थे? कोई ना कोई तो कारण होगा ना इसमें। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया था? उसके बाद चार्टर एक्ट क्यों आया था? और अब ये 1858 का भारत शासन अधिनियम और आगे भी भारत परिषद अधिनियम आएगा 1861 में। बहुत सारे एक्ट आए थे। जितने भी एक्ट आए थे वो लगातार इसलिए लेके आया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने भारत में शासन करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण लगातार वो भारतीयों का शोषण कर रही थी और उनको अपने कंट्रोल में, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने कंट्रोल में लेके आने के लिए, उसके जितने भी अधिकार है उनको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसद में ये सारे के सारे एक्ट लेके आए थे। ठीक है, ताकि भारत के ऊपर ब्रिटिश सरकार का भी कंट्रोल रहे और ईस्ट इंडिया कंपनी का भी कंट्रोल रहे। लेकिन 1858 का जो ये अधिनियम आया था इसमें कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। वो क्या हुआ था मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में गलत तरीके से शासन कर रहा था, भारतीयों का लगातार शोषण कर रहा था, जिसके कारण इतने सालों का जो गुस्सा था वो 1857 की क्रांति के रूप में बाहर आया था। बहुत सारे कारण थे। 1857 की क्रांति असफल तो हुई लेकिन इसमें बहुत सारा खून खराबा हुआ। जब ये न्यूज़ जो है वो इंग्लैंड के पास पहुंची, उस टाइम पे इंग्लैंड में ब्रिटेन के अंदर जो महारानी थी वो महारानी विक्टोरिया थी। जब ये न्यूज़ उनके पास पहुंची तो उन्होंने कंपनी को इंस्ट्रक्शन दिया कि कंपनी यहाँ पे व्यापार करने के लिए आई है या कंपनी भारत के लोगों को इस प्रकार से यानी भारत में लड़ने झगड़ने के लिए आई है। तो ये न्यूज़ जब ब्रिटेन के पास पहुंची और 1857 की क्रांति में बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए ब्रिटेन की महारानी ने, क्योंकि क्रांति तो चली रही थी, 1857 की क्रांति 2 साल तक चली थी और हालात जो थे वो लगातार बिगड़ते हुए जा रहे थे। हाँ, क्रांति अंग्रेजों ने दबा दी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार कोशिश कर रही थी क्रांति को दबाने के लिए, लेकिन फिर भी आवाज़ उठाना भी बहुत बड़ी बात होती है। अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग आवाज़ उठा रहे थे इसकी। तो ब्रिटेन की महारानी ने भारत के गवर्नर जनरल, उस टाइम पे कौन हुआ करते थे 1858 के अंदर, अभी तो एक्ट आएगा ना उसके बाद वो पास होगा, उसके बाद वो भारत का वाइसराय बनेगा। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भी लॉर्ड कैनिंग थे। उनकी सिफारिश के ऊपर, उनकी सिफारिश पे भारत सरकार अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम में बहुत सारे डिसीजन लिए। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। उन्होंने ये सिफारिश की थी जब भारत में 1857 की क्रांति हो रही थी और उनकी सिफारिश के ऊपर ही 1858 का भारत शासन अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो लाया गया और इसमें बहुत सारे डिसीजन लिए गए। वो कौन कौन से डिसीजन थे वो मैंने सारे यहाँ पे लिखे हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ये था, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना जो थी वो 1600 में हुई थी भारत के अंदर और 1757, थोड़े ही समय में, पहले तो व्यापार करने के लिए आई थी वो, 1757 के अंदर
प्लासी का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, फिर कंपनी को एकाधिकार मिल जाता है। उसके बाद जो था कंपनी ने भारत के अलग अलग राज्यों पे अधिकार करना शुरू कर दिया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी आया 1848 में डलहौजी ने, जिसमें भारत के अलग राज्य हैं जिनके कि खुद के पुत्र नहीं है, उनके राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया। अगर किनके पुत्र योग्य नहीं है तो उन राज्यों को भी हड़पना शुरू कर दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो था वो लगातार बढ़ता गया था, जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई थी। और उसके बाद 1858 के अधिनियम में सबसे पहला डिसीजन यही लिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और जो भारत है वो किसके अंडर में आ गया, वो पूरा का पूरा किसके अंडर में आ गया, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि 1600 से लेके 1857 तक, क्रांति तक किसका शासन चला था, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 से लेके 1756-57 तक तो वो व्यापार के रूप में थी, उसके बाद उसने शासन करना शुरू कर दिया। तो 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उसके बाद जो भारत है वो डायरेक्ट रूप से किसके कंट्रोल में आ गया, वो ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया। यानी अब भारतीयों के ऊपर कौन शासन करेगा, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के ऊपर शासन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं होगा। आगे समझ में। नेक्स्ट है हमारे पास भारत के गवर्नर जनरल। भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था उसके पद को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर एक नया पद बनाया गया जिसका नाम क्या दिया गया, भारत का वायसराय। आ गया समझ में। सिर्फ पद चेंज किया गया है। जब तक वो गवर्नर जनरल था तब तक वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था, लेकिन जैसे ही वो वायसराय बना, वायसराय किसके प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, तो ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में वो काम करेगा। यानी अब वायसराय की जिम्मेदारी किसके प्रति है, ब्रिटिश सरकार के प्रति है। जब वायसराय जो था गवर्नर जनरल था तब तक उसकी जिम्मेदारी किसके प्रति थी, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो खत्म हो गया, तो इस पद को खत्म कर दिया गया और इसके स्थान पर क्या बना दिया गया, भारत का वायसराय। आगे समझ में। तो पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो मैंने आपको बताया था लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का पहला वायसराय भी कौन बना, तो लॉर्ड कैनिंग ही भारत का पहला वायसराय बना था। चैप्टर जो क्लास नंबर 1 थी उसके अंदर मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी। आगे समझ में। वायसराय याद रखना है, जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके पेपर में फैक्ट पूछे जाते हैं, कथन आते हैं पेपर के अंदर। उसमें ये लिखा जाता है कि वायसराय का मतलब क्या होता है। वायसराय का मतलब कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाला या क्राउन का प्रतिनिधित्व करने वाला। क्राउन का मतलब होता है ब्रिटिश ताज। ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश शासन के कंट्रोल के अंदर भारत आ गया तो उसकी तरफ से वो भारत क्राउन का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत में वायसराय को नियुक्त किया गया। आ गया समझ में। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है बीओसी और बीओडी। बीओसी और बीओडी जो है इसकी स्थापना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना भी कंपनी को रेगुलेट करने के लिए किया गया था। 1784 के अंदर एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था जिसके अंदर कुछ कमियां थी, जिसको दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इसके द्वारा ही कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, जिसके द्वारा कि ब्रिटिश शासन भी थोड़ा थोड़ा भारत के अंदर इंक्लूड हो गया था और पूरा का पूरा जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चला रही थी। तो दो ये पद बना दिए गए थे जिनको अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई थी ताकि जो कंपनी है उसके ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखा जाए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो ये पद है ये कब खत्म किया गया था, तो ये 1858 के अधिनियम में ही खत्म किया गया था। कब बनाया गया था ये, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था, ताकि कंपनी को रेगुलेट किया जा सके। ये सारा काम कर कौन रहा है, ये सारा काम ब्रिटिश संसद कर रही है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके स्थान पर एक नया पद बनाया गया जिसमें ये जितने भी अधिकार है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, वो किसको दे दिया गया, वो दे दिया गया भारत सचिव। भारत सचिव नाम का एक नया पद बनाया गया, उसको ये सारे के सारे अधिकार दे दिए। आ गया समझ में। तो पेपर में फैक्ट पूछे जाएंगे, आपको याद रखना है कि भारत सचिव का जो ये पद है ये कब बनाया गया, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया। अब जितना भी कंट्रोल है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में है। आगे समझ में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये मैंने आपको बता दिया कि लॉर्ड कैनिंग कौन थे, वो भारत के पहले वायसराय बने थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। और 1857 की क्रांति के टाइम भी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग ही थे। नेक्स्ट पॉइंट अब आपके दिमाग में ये भी तो आ रहा होगा कि भारत सचिव क्या होता है। तो हर एक चीज़ मैंने इंक्लूड की है, छोटी सी छोटी बात मैंने यहाँ पे लिखी है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए।
तो भारत सचिव क्या होता है भी, ये हमें पता होना चाहिए। भारत सचिव कौन था? ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। भारत सचिव एक व्यक्ति का नाम था, भारत सचिव एक पद का नाम था। ये कौन था? ऑलरेडी भारत जो था वो किसका उपनिवेश था? आगे एक वर्ड आएगा, जब मैं आपको प्रथम विश्व युद्ध कराऊंगी तो उस टाइम पे ये वर्ड आएगा कि भारत उपनिवेश हुआ करता था। किसका उपनिवेश था? बहुत जितने भी देश है, ये इंडोनेशिया हो गया, चाइना हो गया, भारत हो गया, ये सभी के सभी गुलाम थे अलग अलग देशों के। भारत किसका उपनिवेश था? भारत के ऊपर किसका कंट्रोल था? भारत किसका गुलाम था 1947 तक? तो अंग्रेजों का गुलाम था, यानी कि ब्रिटेन का गुलाम था। तो गुलाम को क्या बोला जाता है? उपनिवेश बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत अगर ब्रिटेन के कंट्रोल में था तो भारत के अंदर जो भी हो रहा है, भारतीय मामलों का कोई ना कोई मंत्री होगा वहाँ पे, जो ब्रिटेन की संसद को ये बताएगा कि भारत के अंदर क्या चल रहा है। तो उसके लिए वहाँ पे एक सचिव होता था जो भारतीय मामलों का मंत्री था। जितने भी गुलाम बना रखे हैं ब्रिटेन ने, उनके बारे में कोई ना कोई तो संसद के अंदर बताएगा कि वहाँ पे उस जो गुलाम देश बनाया गया उसके अंदर क्या हो रहा है। तो उसको सचिव बोला जाता था। अब उसको उस गुलाम देश के बारे में लगभग सारी चीज़ों की नॉलेज थी, तो उसको ही क्या बना दिया गया? भारत सचिव बना दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। और भारत सचिव अब अकेला तो काम नहीं कर सकता था। पहले तो सारा कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था, फिर जब भारत सचिव के कंट्रोल में दे दिया गया तो उसके नीचे एक कमेटी भी रखनी पड़ेगी, एक परिषद भी रखना पड़ेगा, जो पूरे भारत के बारे में, यानी कि जो काम करने में उसकी मदद करेगा। तो भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों का एक परिषद बनाया गया है, यानी एक काउंसिल बनाई गई। जैसे मोदी का मंत्रिमंडल है, उसके अंदर बहुत सारे मंत्री होते हैं, वैसे ही भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक काउंसिल बनाई गई थी। इस काउंसिल के अंदर 8 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार किसको दिया गया? ब्रिटेन क्राउन को दिया गया। यानी कि ब्रिटिश सरकार जो है, 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार चुनेगी और 7 सदस्यों का चयन किसके पास रहा? कंपनी के पास। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कंपनी का शासन तो खत्म हो गया। कंपनी का शासन खत्म हो गया, यानी कंपनी अब भारत के ऊपर राज नहीं करेगी। लेकिन कंपनी ये थोड़ी है कि उन्होंने बोरिया बिस्तर बांधा और सारे के सारे ब्रिटेन चले गए। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए भारत में आई थी और 1757 में उसने भारत के राज्यों पे कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो उसको भारत के बारे में सारा कुछ पता होगा। अब कंपनी का शासन खत्म हो गया, कंपनी अभी भी वहीं पे है, वही सारा काम चल रहा है, वही लोग काम कर रहे हैं, कुछ खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ कंपनी अब भारत के लोगों के ऊपर अपना शासन नहीं करेगी। शासन ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में आया, सारा कुछ वैसे ही चल रहा था। ब्रिटिश को अब क्या पता, वहां बैठे इंग्लैंड में बैठे लोगों को क्या पता भारत में कैसे काम करना है। काम करने के बारे में तो कंपनी को ही पता था ना, कंपनी के लोगों को ही पता था, क्योंकि 1857 तक 250 सालों तक कंपनी ने ही भारत के ऊपर काम किया था। तो कंपनी तो यहीं पे रहेगी और कंपनी के अंदर जो लोग हैं वही मदद करेंगे ब्रिटिश सरकार को भारत को चलाने के लिए। तो 7 सदस्यों के चयन का अधिकार कंपनी को भी दिया गया, ताकि कंपनी भी थोड़ी बहुत खुश हो जाए। आगे समझ में? सिर्फ शासन खत्म हुआ है, काम सारा कुछ अभी भी वैसे का वैसा ही चल रहा है। ठीक है, सिर्फ जिम्मेदारी जो है वो अब कंपनी के पास नहीं है, वो ब्रिटेन के पास है। तो याद रखना है कि भारत सचिव का पद कब बनाया गया, भारत सचिव कौन होता है, और भारत सचिव ये कहाँ बैठता है? तो ये इंग्लैंड की संसद में बैठता है। इसकी काउंसिल में कितने मेंबर है? 15 मेंबर है। ब्रिटेन का क्राउन कितने नियुक्त करेगा? उस टाइम का जो भी क्राउन था। और जो कंपनी के पास है वो कितने सदस्यों के लिए अधिकार दिया गया? समझ आ गया? नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे बनेगा 1848। और क्या किया गया इसके अंदर? 1858 के अधिनियम में 1848 में डलहौजी ने एक नीति चलाई थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। उस नीति का नाम क्या था? हड़प की नीति, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जिसके अंदर क्या था? अगर किसी राजा का खुद का पुत्र नहीं है तो उस राज्य को कौन हड़प लेगा? तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी हड़प लेती थी, यानी अंग्रेज हड़प लेते थे। तो ये जो नीति है इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। यानी कि 1858 का जब अधिनियम लाया गया ना, तो सीधा सीधा भारतीयों को खुश करने के लिए लेके आई थी ब्रिटिश संसद, ताकि भारतीयों को ये लगे कि अब कंपनी द्वारा जो उनका शोषण किया जा रहा था अब वैसा कुछ नहीं होगा। ब्रिटिश संसद भारत के लोगों को अधिकार भी देगी और उनकी मांगे भी सुनी जाएगी। यानी भारतीयों को खुश करने के लिए ये अधिनियम लेके आए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये सारा कुछ तो कहने के लिए होता है। आपको पता है अंग्रेज कितने चालाक थे, बहुत ज़्यादा चालाक थे। आगे जब आप देखोगे प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने भारतीयों को कैसा धोखा दिया,
गया तो आप लोगों को भी लगेगा कि किस तरीके से कैसे कैसे भारतीयों का शोषण हो रहा था। जब एक कहानी के रूप में आप ये सारा कुछ सुनोगे तभी आपको चीज़ें ये सारी की सारी समझ में आएगी। ठीक है, तो 1858 के अधिनियम में क्या क्या हुआ, कंपनी का शासन खत्म कर दिया, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पद खत्म करके एक नया पद बनाया गया भारत सचिव। भारत सचिव इंग्लैंड के अंदर एक व्यक्ति है जो भारतीय मामलों का मंत्री था, उसमें एक 15 सदस्यों का परिषद दिया गया जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन और 7 सदस्य कंपनी नियुक्त करेगी। ओके, लेकिन सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। ठीक है, और 1848 में डलहौजी द्वारा चलाई गई हड़प की नीति को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। आगे समझ में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है इसमें, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी है जो आपको पता होना चाहिए। जब 1858 का अधिनियम प्रस्तुत किया गया था ना, जब 1857 की क्रांति चल रही थी और लॉर्ड कैनिंग की सिफारिश के ऊपर ब्रिटिश संसद में यह अधिनियम प्रस्तुत किया गया था कि अगर इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती रही तो भारतीयों की मांगे लगातार बढ़ेगी और ये क्रांति एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप भी ले सकती है। तो ये जब प्रस्तुत किया गया था तो उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पार्मस्टोन थे, मैंने आपको बताया भी था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे, तो पार्मस्टोन ही थे। तो 1858 का जब अधिनियम पेश किया गया था तो उस टाइम भी पार्मस्टोन ही थे। अभी जब कोई भी अधिनियम पहले पेश किया जाता है, जैसे अभी क्या होता है भारत के अंदर, कोई भी कानून बनाना है तो सबसे पहले बिल आता है, वो बिल लोकसभा में जाता है, फिर वो राज्यसभा में जाता है, उसके बाद जब राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन कर देता है तब वो बिल क्या बनता है, कानून बनता है। उसी प्रकार से पहले भी हुआ करता था। 1858 का अधिनियम सबसे पहले प्रस्तुत किया गया, उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, तो पार्मस्टोन थे, लेकिन किसी कारणों से उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा और उसके बाद ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो डर्बी बने थे। डर्बी नाम के एक व्यक्ति थे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे और उनके काल में ये जो विधेयक है ये क्या बना, 1858 में महारानी विक्टोरिया ने इस पे साइन कर दिया। जैसे अब राष्ट्रपति होती है, अपने यहाँ पे राष्ट्रपति है, वैसे ब्रिटेन में किसके साइन के बाद कानून बनता था, तो महारानी विक्टोरिया के साइन के बाद, यानी जो क्राउन होगा उसके साइन के बाद। उस टाइम पे क्राउन कौन था, महारानी विक्टोरिया, उनके साइन के बाद ये अधिनियम पारित हो गया और 1858 का एक्ट आ गया। आ गया समझ में। तो याद रखना है, जब ये अधिनियम प्रस्तुत किया गया था उस टाइम पे पार्मस्टोन थे, लेकिन जब ये पारित हो गया यानी जब ये कानून बन गया उस टाइम पे कौन थे, तो उस टाइम पे थे डर्बी। ठीक है, साइन किसने किया था, तो महारानी विक्टोरिया ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अब जो ये भारत सचिव का जो ये पद बनाया गया है और उनकी जो ये परिषद है, इसमें ये डिसीजन भी लिया गया कि भारत सचिव और उनकी परिषद, उसमें कितने मेंबर थे, 15 मेंबर थे। अब ये 15 के 15 जो ये मेंबर थे ये भारतीय तो नहीं होंगे ना, आपको भी पता है भारत का गवर्नर जनरल कहने के लिए भारत का गवर्नर जनरल था, लेकिन वो भारतीय थोड़ी था, वो तो अंग्रेज का ही कोई व्यक्ति था। उसी प्रकार बंगाल का गवर्नर जनरल बंगाल का थोड़ी हुआ करता था, सारे के सारे जितने भी हुआ करते थे तो ये अंग्रेज ही ना। उसी प्रकार भारत सचिव कहने के लिए भारत सचिव है, लेकिन वो भारत का व्यक्ति नहीं हुआ करता था, वो अंग्रेजी हुआ करता था। और उसकी परिषद में जितने भी मेंबर थे वो भी सारे के सारे अंग्रेजी थे। उनका जितना भी वेतन है, जितना भी खर्चा है वो किससे दिया जाएगा, तो वो भारत के राजस्व से दिया जाएगा। यानी काम ये कर रहे हैं इंग्लैंड के लिए और इनका खर्चा कहाँ से दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा भारत के राजस्व से। ठीक है, बहुत गलत है ये, लेकिन ये अंग्रेज हैं, भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वायसराय भारत सचिव की आज्ञा अनुसार कार्य करेगा और भारत सचिव वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा। भारत में वायसराय भी था। वायसराय किसकी प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो वो ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो वायसराय जो है सबसे पहले क्या होता है, जैसे अपने यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हमारे यहाँ पे सीएम होते हैं, उसके बाद गवर्नर होते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। सभी एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं उत्तरदायी होते हैं, अपनी मनमर्जी से तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उसी प्रकार जो वायसराय है वो किसके अंडर में काम करेगा, तो वो भारत सचिव के अंडर में काम करेगा। और भारत सचिव किसके अंडर में काम करेगा, तो ब्रिटिश संसद के अंडर में काम करेगा। यानी वायसराय अपनी रिपोर्ट इसे देगा और ये अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को देगा।
ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाएगा क्योंकि इस पद का नाम चेंज कर दिया। यह घोषणा किसने करी थी? महारानी विक्टोरिया ने की थी। और ये जितनी भी घोषणाएं हुई थी इसको पढ़ के कब सुनाया गया था? 1 नवंबर 1858 में कैनिंग ने इलाहाबाद दरबार के अंदर ये सारी घोषणाएं पढ़ के सुनाई थी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स खत्म कर देंगे, गवर्नर जनरल को वाइसराय बना दिया जाएगा, भारत भारत सचिव की नियुक्ति की जाएगी। तो ये सारी घोषणाएं जो थी ये किसने पढ़ के सुनाई थी? तो इलाहाबाद के दरबार में कैनिंग ने पढ़ के सुनाई थी। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईपीसी। आपने नाम सुना होगा आईपीसी, जिसको इंडियन पैनल कोड बोलते हैं, 1860 या भारतीय दंड संहिता बोलते हैं। आईपीसी की स्थापना भी कब हुई थी? तो आईपीसी की स्थापना 1860 में हुई थी। पेपर में क्वेश्चन आता है कि आईपीसी की स्थापना किस वायसराय के टाइम पे हुई थी? तो वायसराय कौन था उस टाइम पे? कैनिंग था, उनके टाइम पे हुई थी। ठीक है। अब ये आईपीसी होता क्या है हमें पता होना चाहिए। दो टर्म यूज होती है, जो लोग लॉयर बनते हैं ना वो इन चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन हमें भी यहाँ पे थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये आईपीसी क्या होता है और ये सीआरपीसी क्या होता है। अभी मैं आप लोगों को ये डिटेल में बताती हूँ। हाँ जी, तो आईपीसी का मतलब क्या होता है? आईपीसी में अपराध की परिभाषा और उसका क्या दंड होगा ये लिखा जाता है। मान लो कोई अपराधी है, उसने कोई अपराध किया है, अब हमें क्या पता कि कौन सा अपराध है। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने किसी की कोई चीज़ चुरा ली, अब वो अपराध है, ये तो अब तो हमें पता है, लेकिन पहले तो हमें ये चीज़ें नहीं पता होती थी कि कौन सी चीज़ अपराध है, कौन सी चीज़ अपराध नहीं है। आपने किसी के 100 रुपये चुरा लिए, किसी के 500 रुपये चुराए हैं, किसी के 2000 रुपये चुराए हैं, तो वो किस प्रकार का अपराध होगा? किसी ने किसी की चैन लूट ली तो वो किस प्रकार का अपराध होगा? बैंक में चोरी होगी तो वो किस प्रकार का अपराध होगा? वो सारा कुछ किस में लिखा होता है? तो आईपीसी में लिखा होता है। और ये सबसे बड़ी दंड संहिता है पूरे विश्व की। सबसे बड़ी दंड संहिता कौन सी है? तो वो आईपीसी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है ये बताया जाता है कि कौन सा काम करना अपराध है और उस अपराध की सजा क्या होगी। ठीक है। अब इसमें कैसे होगा? जैसे कि आपने सुना होगा कि जैसे हमें पता है कि किसी को डरा धमका कर अगर हम उससे पैसे छीन लेते हैं तो वो क्या है? अपराध है। आपने कई बार सुना होगा कि बैंक में से पैसे लूट लिए गए, किसी ने कोई 5 व्यक्ति हैं, अगर वो 5 व्यक्ति सड़क पे जा रहे हैं और ये डाकू है और उन्होंने एक व्यक्ति की जो है उसके सारे पैसे और सारी ज्वेलरी लूट ली, तो न्यूज़पेपर के अंदर हेडिंग आती है कि 5 व्यक्तियों ने एक व्यक्ति को लूटा। या कोई 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति बैंक में जाते हैं रात को और बैंक से 5 करोड़ रुपए वो निकाल लेते हैं, तो वो जो 5 करोड़ रुपए उन्होंने निकाल लिए, सुबह सुबह हेडिंग आएगी 2 व्यक्तियों ने बैंक में डकैती डाली। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए क्या वो डकैती थी या 5 व्यक्तियों ने जो सड़क के ऊपर उस व्यक्ति को लूटा था क्या वो लूट थी? अगर ये डेफिनेशन आप सही से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा जिस 5 व्यक्तियों ने सड़क पर उस एक व्यक्ति को लूटा था वो लूट नहीं थी, उसको डिकैत बोला जाता है। सही डेफिनेशन में उसको डिकैत बोला जाएगा। डिकैत का मतलब होता है अगर कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 5 व्यक्ति अगर मिलकर कोई काम करेंगे, कोई अपराध करेंगे, वो भी डरा धमका कर किसी को, तो वो डिकैत कहलाती है। और बैंक में जो 2 व्यक्ति गए थे रात को, जिसने पैसा चुराया था, अब रात को बैंक में तो कोई नहीं होगा, तो बैंक में से 2 व्यक्तियों ने रात को जो पैसा चुराया था उसको क्या बोला जाएगा? उसको चोरी बोला जाएगा। वही अगर 2 व्यक्ति दिन में चोरी करते हैं और अगर वहां पे कोई ना कोई गार्ड होता है या फिर कैशियर होता है, उसको डरा धमका कर अगर वो 2 व्यक्ति पैसे लूट के लेके आते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको लूट बोला जाएगा। वहीं अगर 5 व्यक्ति हो जाते हैं वहां पे तो उसको क्या बोला जाएगा? डकैती बोला जाएगा। आ गया समझ में? तो ये जितनी भी डेफिनेशन है ये किस में लिखी गई है? तो ये आईपीसी में लिखी गई है कि किसको क्या बोला जाएगा, ये सारा कुछ उसमें बताया गया है। और उसके लिए क्या वो चोरी है, लूट है या डकैती है, ये सारी परिभाषाएं उसमें है। और उसके लिए सजा क्या होगी वो भी उसमें लिखी गई है। यानी अगर किसी ने डकैती डाली है तो उसके लिए 6 महीने की सजा होगी या 1 साल की सजा होगी, वो सारा कुछ उसमें लिखा गया है। ओके, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास सीआरपीसी। सीआरपीसी क्या होता है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। अब ये 1973 में आया था सीआरपीसी। इसमें क्या होता है कि अगर किसी ने कोई अपराध कर दिया तो उस अपराध की प्रक्रिया क्या होगी? ये तो पता चल गया उसने चोरी की है, अब चोरी कर ली तो उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा, उसको कोर्ट के अंदर भी लेके जाना पड़ेगा, कोई ना कोई उसकी जमानत भी कराएगा। यानी दंड प्रक्रिया संहिता में क्या होता है, जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसको गिरफ्तार कैसे करना है,
पुलिस के क्या क्या काम होंगे, उस व्यक्ति की जमानत उसको कैसे मिलेगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वकील का क्या काम होगा, जज का क्या काम होगा, कैसे उसको कोर्ट में प्रस्तुत करना है, कितने टाइम में प्रस्तुत करना है, वो जितनी भी प्रक्रिया है वो सारा कुछ इसमें लिखा जाता है, जिसको हम सीआरपीसी बोलते हैं। आ गया समझ में? तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।